Hello everyone and welcome back to Mindsmine Tutorials. Now we are starting with the topic cytoplasmic inheritance. Maternal inheritance भी कहते हैं इसको. कॉरेंस ने 1908 में इसके बारे में बताया था. इससे पहले आपने म्यूटेशंस को भी देख लिया है क्योंकि म्यूटेशंस वैसे इसके बाद आता है लेकिन छोटा टॉपिक था तो हमने इसके पहले उसको डिस्कस कर लिया है. सो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का मतलब होता है ऐसा इनहेरिटेंस जो कि किसके थ्रू हो रहा है, जो इनहेरिटेंस हो रहा है जीन्स का वो किसके थ्रू हो रहा है, साइटोप्लाज्म के थ्रू हो रहा है. तो प्रोकैरियोट्स में सबसे ज्यादा इस तरह की चीजें देखने को मिलती है क्योंकि उसके अंदर न्यूक्लियोइड के अलावा कुछ जीन्स कहां पर पाए जाते हैं, उनके प्लाज्मिड्स में पाए जाते हैं. तो जीन्स जो सेक्सुअलिटी के, फर्टिलिटी के या जीन्स ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होते हैं, जीन्स ऑफ कोलिसिन होते हैं, ये सारी चीजें वाले जीन्स कहां पर पाए जाते हैं, प्लाज्मिड में पाए जाते हैं. और प्लाज्मिड कहां पाया जाता है, वो साइटोप्लाज्म में पाया जाता है. लेकिन यूकैरियोट्स में अगर हम बात करते हैं तो इनमें एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जीन्स जो रहते हैं वो कहां पाए जाते हैं, आर प्रेजेंट इन सेल्फ रेप्लिकेटिंग बॉडीज एज माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स या कुछ ऐसी स्पीशीज जिसमें ए, बी एंड जो कैप्पा पार्टिकल्स होते हैं वो हो सकते हैं. इसको डिस्कस करते हैं. सो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में आपको जो चीजें मेरे पॉइंट्स के थ्रू पढ़नी पहले आप वो पढ़ लो, फिर मैं वहां तक लेकर जाती हूँ. साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का मीनिंग क्या होता है, इनहेरिटेंस ऑफ जीन्स बाय साइटोप्लाज्म. अगर साइटोप्लाज्म की मदद से इनहेरिटेंस हो रहा है या जीन्स एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर हो रहे हैं साइटोप्लाज्म की मदद से, तो इसको साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस कहते हैं. इसमें 3 एग्जांपल्स होते हैं, मिराबिलिस जलापा प्लांट का शेल कॉइलिंग इन स्नेल्स और एक होता है पैरामीशियम के कैप्पा पार्टिकल्स. अब इसमें क्या होता है, अगर सिर्फ इनहेरिटेंस की बात करते हैं, सिर्फ इनहेरिटेंस टर्म किसी ने यूज करी तो उसमें आप कौन कौन सी चीजें इंक्लूड करते हो, जीन्स इंक्लूड करते हो, न्यूक्लियस, क्रोमोसोम्स, ये सारी चीजें इंक्लूड करते हो. इसको कहते हैं नॉर्मल वाला इनहेरिटेंस. लेकिन अभी आप बात कर रहे हो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस की, यानी साइटोप्लाज्म से रिलेटेड. अब क्या होता है, 2 ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स होते हैं. अगर मैं सिर्फ ह्यूमंस की भी बात करूं तो हमें 2 तरह के ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स होते हैं. सेल ऑर्गेनल 2 तरह के ऑटोनोमस होते हैं. पहला होता है माइटोकॉन्ड्रिया और माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा दूसरा होता है प्लास्टिड्स. माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं और प्लास्टिड्स जो होते हैं इनको ऑटोनोमस क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनके पास खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है. दे हैव देयर ओन जेनेटिक मटेरियल. तो खुद का जेनेटिक मटेरियल है इनके पास. तो अब क्या होता है, ये जो दोनों ऑर्गेनल्स हैं इनके पास खुद का जेनेटिक मटेरियल है, बाकी जितना भी जेनेटिक मटेरियल होता है वो न्यूक्लियस में होता है. इतनी बात समझ में आती है, सारा न्यूक्लियस में, बस इन दोनों में एक्स्ट्रा है. और ये दोनों ऑर्गेनल्स कहाँ पाए जाते हैं, साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं. तो अगर ये दोनों साइटोप्लाज्म में पाए जा रहे हैं और अगर इनमें देखा जाए, इफ दीज इनहेरिटेड दे कैरी दोज जीन्स, अगर ये किसी एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर हो जाते हैं तो इनके अंदर तो ऑलरेडी जेनेटिक मटेरियल है, इस वजह से वो जीन्स आगे वाली जनरेशन में जा सकते हैं. तो अब क्या होता है, एक चीज का कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कि नाउ गैमेट्स की अगर मैं बात करूं, गैमेट्स में कौन ऐसा हिस्सा होता है कि ऐसे कौन से गैमेट होते हैं जिनका साइटोप्लाज्म जो होता है वो कॉन्ट्रीब्यूट होता है. समझ में आ रही बात. 2 तरह के गैमेट्स होते हैं, एक होता है ओवम, एक होता है स्पर्म. तो क्वेश्चन ये है आपका कि जब जाइगोट बनेगा तो जाइगोट के अंदर किस वाले गैमेट का साइटोप्लाज्म आएगा. तो जो जाइगोट बनेगा इसके अंदर किसका साइटोप्लाज्म आएगा, तो आंसर इज ओवम. ओवम जो होता है उसी का साइटोप्लाज्म यूज किया जाता है जाइगोट में. तो ये देखो, नाउ गैमेट विच कॉन्ट्रीब्यूट साइटोप्लाज्म टू जाइगोट इज ओनली एग या फिर ओवम. तो ओवम का साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियर मटेरियल जाइगोट को दिया जाता है और स्पर्म का क्या दिया जाता है, सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर मटेरियल जाइगोट को दिया जाता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर सारा कंसेप्ट बेस्ड है. साइटोप्लाज्म सिर्फ और सिर्फ फीमेल गैमेट का जाइगोट तक पहुंचता है, इसीलिए ऑल साइटोप्लाज्म इज कमिंग फ्रॉम, यहाँ इज आना चाहिए, इज कमिंग फ्रॉम मदर. मदर में से ही सारा साइटोप्लाज्म जाइगोट तक आता है क्योंकि उसका जो ओवम है उसका साइटोप्लाज्म ट्रांसफर हो रहा है. अब सबसे बड़ा जो पहला केस आता है वो रहता है प्लास्टिड इनहेरिटेंस का इन मिराबिलिस जलापा प्लांट, 4 o'clock प्लांट भी इसको कह सकते हो. इसमें क्या होता है, ये जो प्लांट रहता है इसके पास 3 तरह की ब्रांचेस होती है. एक होती है ग्रीन कलर की. अब वो ब्रांचेस ग्रीन, या ब्रांचेस मतलब लीव्स भी आप मान सकते हो, ग्रीन लीव्स होती है मान लीजिए इसमें. क्यों ग्रीन होती है, क्योंकि उसमें होता है ग्रीन प्लास्टिड भरा हुआ. एक होती है पेल ग्रीन, क्योंकि ये पेल क्यों है, इसमें कोई पिगमेंट नहीं होता. ग्रीन पिगमेंट किसकी वजह से होता है, क्लोरोप्लास्ट की वजह से होता है. कोई पिगमेंट नहीं है यानी उनके अंदर ल्यूकोप्लास्ट होते हैं. और एक होता है वेरीगेटेड, VARIEGATED, वेरीगेटेड यानी मिक्सचर. ऊपर वाला थोड़ा ग्रीन कलर भी, थोड़ा भद्दापन भी, इस टाइप की चीज होती है. सम ग्रीन पार्ट, सम नॉर्मल कलर, दूसरे कलर्स भी हो सकते हैं. इसको कहते हैं वेरीगेटेड. तो 3 तरह का प्लांट में दिखाई देता है. प्लांट का नाम क्या है, मिराबिलिस जलापा, 4 o'clock प्लांट कहते हैं इसको. तो इसकी 3 तरह की डिफरेंट ब्रांचेस होती है. ये 3 पॉसिबिलिटी होती है. लास्ट वाले के अंदर क्लोरोप्लास्ट भी होता है, ल्यूकोप्लास्ट भी होता है, क्रोमोप्लास्ट भी होता है. आप पढ़ रहे हो प्लास्टिड इनहेरिटेंस.
सो अब क्या हो रहा है, अगर ग्रीन प्लांट की बात करें तो ग्रीन प्लांट में भी एग्स या ओवम तो प्रोड्यूस हो रहा होगा, ओवम बोलना चाहिए, ओवम तो यहाँ प्रोड्यूस होगा। तो ओवम में क्या बात करी थी हमने कि ओवम का साइटोप्लाज्म जाइगोट तक पहुंचता है। तो ये एग है, ये इसका न्यूक्लियस है और यहाँ इसका क्या भरा है, यहाँ इसका साइटोप्लाज्म भरा है। साइटोप्लाज्म में क्या भरा है, क्लोरोप्लास्ट भरा है, क्योंकि आप किसका एग्जाम्पल देख रहे हो, ग्रीन प्लांट का। तो ग्रीन प्लांट के साइटोप्लाज्म में कौन से प्लास्ट आ जाएगी, क्लोरोप्लास्ट आ जाएगी। पेल ग्रीन में ल्यूकोप्लास्ट और वेरीगेटेड में क्लोरोल्यूकोक्रोम। मेल्स जो होते हैं, मेल हैव नो साइटोप्लाज्म कंट्रीब्यूशन, मेल्स के पास होता है साइटोप्लाज्म लेकिन इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता जाइगोट के अंदर। तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करने वाला है मेल स्पर्म जाइगोट के अंदर। अब जाइगोट जो बनेगा वो कैसा बनेगा, तो क्या बनेगा, जाइगोट कैसा बनेगा, ग्रीन ब्रांचेस एंड लीव्स वाला। ये डायग्राम को अभी मत देखो, कैसा बनेगा जाइगोट, ग्रीन ब्रांचेस एंड लीव्स वाला बनेगा। क्यों बना, क्योंकि जो मदर थी उस मदर के ओवम के अंदर क्या था, क्लोरोप्लास्ट था। क्लोरोप्लास्ट कैसा था, ग्रीन कलर का था। भले ही फादर का ल्यूकोप्लास्ट वाला कुछ हो कलर साइटोप्लाज्म में, या फिर क्रोमोप्लास्ट हो, कुछ भी हो सकता है फादर के पास, लेकिन मदर के पास तो क्या है, उसके पास तो ग्रीन कलर है, क्लोरोप्लास्ट है। तो साइटोप्लाज्म भी किसका जाता है, मदर का ही जाता है। तो इस वजह से जाइगोट कौन से कलर का हो जाएगा, जाइगोट क्लोरोप्लास्ट वाला हो जाएगा, यानी ग्रीन ब्रांचेस एंड लीव्स का हो जाएगा। इसको समझने के लिए एक टेबल जनरली बनाई जाती है। उसमें क्या होता है, ये एक सर्कल बनाया, ये सर्कल, इसमें ग्रीन, वेरीगेटेड और पेल कलर, इन तीनों को शो किया गया है। ये तीन वैरायटी। ये जो पहला वाला है वो शो करता है फीमेल गैमेट को, उसके ऊपर एक और सर्कल बना देते हैं जो रिप्रेजेंट करता है मेल गैमेट को, और उसके ऊपर एक और सर्कल बना देते हैं जो कि बताता है कि प्रोजेनी की टाइप कैसी होगी। अब अगर मैं बात करूं कि सबसे पहला वाला जो सर्कल है वो किसका है, फीमेल गैमेट के लिए। तो फीमेल गैमेट का जो साइटोप्लाज्म है वो है जी, कैसा है, ग्रीन। ग्रीन है यानी इसके पास क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। उसके बाद मेल गैमेट के सर्कल में चलते हैं। मेल गैमेट के सर्कल में 3 पॉसिबिलिटी है। एक, या तो मेल कैसा आ रहा है, वेरीगेटेड कलर का आ रहा है और फीमेल के साथ यहाँ पर क्रॉस हो रहा है, या फिर पेल कलर वाला आ रहा है और ग्रीन वाली फीमेल के साइटोप्लाज्म के साथ क्रॉस हो रहा है, या फिर जी वाला यानी ग्रीन के साथ ग्रीन आ रहा है। लेकिन आंसर क्या आता है, अब ये देखो, प्रोजेनी यानी बच्चा जो बन रहा है, जाइगोट जो बन रहा है, उसका आंसर देखो तो लास्ट वाला सर्कल उसका है। तो पॉसिबिलिटी में सारे जी है यहाँ पर, ये भी जी, ये भी जी और ये भी जी। तो ये क्या चीज हुई, जब जी का क्रॉस वी के साथ हो रहा था तो यहाँ जी कैसे आ सकता है, जी का पी के साथ हो रहा था तो भी जी कैसे आ सकता है, और यहाँ जी के साथ जी आ रहा है तो चलो ठीक है, जी इसलिए आया होगा बच्चे में, वो समझ में आता है। तो इसका रीजन ये है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म जो होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स जो रहते हैं सिर्फ साइटोप्लाज्म में, और प्लास्टिड कैसा है, ऑटोनोमस ऑर्गेनेल है, उसके पास खुद का जेनेटिक मटेरियल है, और बाकी जो स्पर्म है उसका न्यूक्लियर मटेरियल है, वो सारे कैरेक्टर्स भले ही आएंगे उस प्रोजेनी में, लेकिन प्लास्टिड का जो कैरेक्टर है वो सिर्फ और सिर्फ किसका ट्रांसफर हो पा रहा है, फीमेल का हो पा रहा है, क्योंकि सिर्फ फीमेल का ही साइटोप्लाज्म में यूज में आ रहा है। इस वजह से फीमेल का साइटोप्लाज्म अगर ग्रीन था तो प्रोजेनी का भी साइटोप्लाज्म ग्रीन होगा, नो मैटर कि बीच में वेरीगेटेड आ गया या पेल आ गया। तो सिंपल शब्दों में क्या बात हो रही है कि साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स जो कि कहाँ पाए जाते हैं, साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, इनके पास खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है। तो जब अगर इनका ट्रांसफर हो जाता है तो ये जो जेनेटिक मटेरियल है वही फॉलो होता है, और साइटोप्लाज्म सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स के अंदर ही ट्रांसफर होता हुआ देखा जाता है, यानी फीमेल्स का ही ट्रांसफर होता है। तो इसी वजह से प्रोजेनी किसके जैसे साइटोप्लाज्म वाली बनती है, मदर के जैसी वाली बनती है। तो इस वजह से यहाँ पर आपके पास एक केस आ गया। अब इसके सारी पॉसिबिलिटी आप खुद सोचोगे, ये ग्रीन था तो यहाँ पर आपने मान दिया था कि एक आ सकता है पेल, तो पॉसिबिलिटी कौन सी थी, पेल ग्रीन वेरीगेटेड, लेकिन मदर का कैसा साइटोप्लाज्म है, ग्रीन वाला था, तो बच्चों का ग्रीन साइटोप्लाज्म होने की वजह से ग्रीन ग्रीन ट्रांसफर हो गया। पेल वालों में बात करोगे तो पेल वाले में मेल का क्या था, मेल एक तो पी वाला भी हो सकता है, जी भी हो सकता है और वी भी हो सकता है, लेकिन मदर का कैसा है, उसका पेल वाला साइटोप्लाज्म है, तो बच्चे के अंदर पेल साइटोप्लाज्म से ट्रांसफर हो जाएगी प्लास्टिड, तो बच्चों का प्लास्टिड भी पेल हो जाएगा, तो पेल होने की वजह से सब भी पी 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 हो जाएंगे। वेरीगेटेड अगर मदर है, मदर का साइटोप्लाज्म वेरीगेटेड वाला है, फादर का साइटोप्लाज्म कैसा है, किसी का वेरीगेटेड है, किसी का पेल है, किसी का ग्रीन है, लेकिन ऐसी कंडीशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। देखा क्या जाता है कि मदर का साइटोप्लाज्म कैसा है तो प्रोजेनी का भी वी हो जाएगा। ये आपके पास सॉल्व हो जाता है ये केस। एक चीज और, इसको थोड़ा सा सही बना देते हैं, ये मेन लाइन थी इधर बन गई। इसके बाद कप्पा पार्टिकल इनहेरिटेंस पैरामीशियम में, जो कि ऑरेलिया, पैरामीशियम ऑरेलिया का आप एग्जांपल देख रहे हो। इसमें क्या होता है, मैं जस्ट ऐसे नॉर्मली बताती जा रही हूँ आपको। इसमें क्या होता है कप्पा पार्टिकल वाला केस में, कलर बिल्कुल अच्छा नहीं है, एक सेकेंड,
ठीक है। इसमें क्या होता है, पैरामीशियम में 2 स्ट्रेन्स होते हैं, जैसे कि ह्यूमंस में मेल और फीमेल होता है ना, उसी तरह से इनमें स्ट्रेन्स होते हैं। एक होता है किलर स्ट्रेन, एक होता है सेंसिटिव स्ट्रेन। किलर स्ट्रेन को इसलिए किलर कहा गया, किलर स्ट्रेन को क्यों किलर कह रहे हैं हम लोग, क्योंकि इसके पास 2 चीजें होती है। कौन सी 2 चीजें, एक होता है डोमिनेंट जीन टू फॉर्म कप्पा पार्टिकल्स, कप्पा पार्टिकल्स को बनाने के लिए एक डोमिनेंट जीन की जरूरत होती है, और दूसरी चीज होती है खुद कप्पा पार्टिकल्स का होना। अगर ये 2 चीजें मेन होती है, एक तो डोमिनेंट जीन है और दूसरा क्या है, कप्पा पार्टिकल्स का होना। तो अगर दोनों चीजें किसी के पास पाई जा रही है, दोनों चीजें, तो वो किलर स्ट्रेन बन जाएगा ऑटोमेटिकली। और ये कप्पा पार्टिकल्स करते क्या है, ये एक चीज बनाते हैं जिसको कहते हैं पैरामाइसिन, एक तरह का सब्सटेंस है जिसको क्या कहते हैं, पैरामाइसिन कहते हैं। पैरामाइसिन क्या करता है, दूसरे पैरामीशियम को मार देता है, और वो भी दूसरे पैरामीशियम कौन से, जो कि सेंसिटिव होते हैं। यानी कि किलर स्ट्रेन सेंसिटिव वालों को मारता है क्योंकि उनमें पैरामाइसिन होता है। अब सेंसिटिव कौन होते हैं, सेंसिटिव वो होते हैं क्योंकि 2 चीजें होना चाहिए, एक तो डोमिनेंट जीन और दूसरे होते हैं कप्पा पार्टिकल्स। अगर ऐसा कोई स्ट्रेन है या ऐसे कोई पैरामीशियम है जिसमें एक चीज है, मान लीजिए उसके पास डोमिनेंट जीन है लेकिन उसके पास कप्पा पार्टिकल्स नहीं है, तो वो सेंसिटिव बन जाएगा। या फिर उसके पास कप्पा पार्टिकल्स है लेकिन डोमिनेंट जीन नहीं है, तब भी वो सेंसिटिव बन जाएगा। तो जरूरी क्या है, दोनों चीजें होना चाहिए। तो किलर के पास दोनों चीज होती है और इसके पास कोई एक चीज होती है। सो इफ एनी वन थिंग इज एब्सेंट देन दे आर सेंसिटिव। ये बात हो गई, ये सोनेबॉर्न नाम के एक साइंटिस्ट ने बताई। अब क्या होता है, पैरामीशियम जो होता है, इनमें कहा जाता है इनमें प्रिमिटिव तरह का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, थोड़ा एडवांस नहीं होता, प्रिमिटिव होता है, और उसको कहते हैं कॉन्जुगेशन। तो नॉर्मली तो जो किलर स्ट्रेन और सेंसिटिव स्ट्रेन है, इनको क्रॉस नेचुरली तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि बिल्कुल अपोजिट है। किलर स्ट्रेन तो खुद सेंसिटिव को मारते, तो वो दोनों के बीच में क्रॉस कैसे होगा, देयर विल बी नो रिप्रोडक्शन, रिप्रोड्यूस कर ही नहीं सकते किलर स्ट्रेन और सेंसिटिव स्ट्रेन। लेकिन ह्यूमंस तो हर चीज लैब में करवा सकते हैं। सो इन लैब किलर स्ट्रेन को सेंसिटिव स्ट्रेन के साथ क्रॉस करवा दिया। लैब के अंदर ये पॉसिबल है, नेचुरली ये पॉसिबल नहीं है, इस बात को याद रखना। अब किलर स्ट्रेन का मान लीजिए उसके पास डोमिनेंट जीन रहते तो वो के दिखाई दे रहा है, और सेंसिटिव को स्मॉल के से रिप्रेजेंट कर रहा है। अब होता क्या है आगे कि इनमें होता है कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन में क्या होता है, एक ट्यूब बन जाती है जिसको कॉन्जुगेशन ट्यूब कहते हैं। तो देखो, दोनों पैरामीशियम के बीच में आपने कॉन्जुगेशन ट्यूब लगा दी। इसके पास कैपिटल के है और इसके पास स्मॉल के है। तो कॉन्जुगेशन यहाँ पर जो हो रहा है वो कितने टाइम के लिए हो रहा है, इफ लेस देन 3 मिनट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर है। अगर कॉन्जुगेशन यानी कि ये कॉन्जुगेशन में यहाँ का जो मटेरियल है वो इधर ट्रांसफर होगा और इधर का इधर आ जाएगा, ये होता है कॉन्जुगेशन। तो कॉन्जुगेशन अगर 3 मिनट से कम टाइम के लिए हो रहा है, 3 मिनट से कम टाइम के लिए अगर कॉन्जुगेशन हो रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज वहां पर हो पाती है जिसको कहते हैं ओनली न्यूक्लियर एक्सचेंज इज डन। सिर्फ न्यूक्लियर एक्सचेंज यहाँ पर हो पाता है। लेकिन अब ये वाली चीज हो गई, लेकिन कुछ ना कुछ तो ट्रांसफर हो गया। क्या ट्रांसफर हुआ, सिर्फ न्यूक्लियर एक्सचेंज हुआ। तो ऐसी सिचुएशन में अभी भी ये जो स्ट्रेन बनेंगे वो कैसे दिखाई देंगे, अभी देखिए ट्रांसफर चल रहा है, ये किलर है, अभी तक ये किलर है और ये सेंसिटिव है। एक बिग बनेगा, एक स्मॉल बनेगा, समझ में आई। इफ कंडीशन फुलफिल्ड ओनली, 1 कंडीशन फुलफिल्ड होगी तभी ये सब कुछ होगा। कॉन्जुगेशन हो रहा है लेकिन 3 मिनट से पहले इनको सेपरेट कर दिया, सेपरेट हो गए। सो आफ्टर सेपरेशन दे आर कॉल्ड एक्स कॉन्जुगेंट। जैसे ही इनका कॉन्जुगेशन हो गया और ये अलग हो गए, इनको क्या कहते हैं, इनको एक्स कॉन्जुगेंट्स कहते हैं। और जब न्यूक्लियर एक्सचेंज हुआ, 3 मिनट से कम के लिए आपने कॉन्जुगेशन करवाया तो सिर्फ न्यूक्लियर एक्सचेंज हुआ। यहाँ पर कोई साइटोप्लाज्मिक एक्सचेंज नहीं होता, यहाँ सिर्फ न्यूक्लियर एक्सचेंज होता है। और हम क्या पढ़ रहे हैं, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर नो साइटोप्लाज्मिक एक्सचेंज, ओनली न्यूक्लियर एक्सचेंज। इस वजह से क्या होता है, लास्ट में जो इंडिविजुअल्स बन के खड़े होंगे वो एक तो होगा किलर और दूसरा होगा सेंसिटिव। क्योंकि क्या रीजन है यहाँ पर, ये रीजन है कि जो डोमिनेंट जीन है वो तो कहाँ पर होगा, वो होगा उसके साइटोप्लाज्म में, या फिर जो भी कंडीशन रहेगी साइटोप्लाज्म में चीजें रहती है इंपॉर्टेंट। तो न्यूक्लियर की सिर्फ एक्सचेंज हुआ है, इस वजह से ये कैसे बन रहा है, एक किलर रह गया और एक सेंसिटिव रह गया। यानी डोमिनेंट जीन का तो ट्रांसफर हो गया। 2 चीजें होनी चाहिए, एक डोमिनेंट जीन और एक दूसरे होते खुद कप्पा पार्टिकल्स। और कप्पा पार्टिकल्स कहाँ बैठे होते हैं, वो तो साइटोप्लाज्म में होते हैं। तो साइटोप्लाज्म में बैठे थे तो साइटोप्लाज्मिक एक्सचेंज तो हुआ नहीं, सिर्फ न्यूक्लियर एक्सचेंज हुआ। इस वजह से जो डोमिनेंट जीन था वो इधर उधर हो गया। इसलिए लास्ट में जो कंडीशन बनी वो ये थी कि एक बड़ा के स्मॉल के था, एक बड़ा के स्मॉल के था। जेनेटिक मटेरियल चेंज हो गया। शुरुआत कैसे की थी, बड़े के स्मॉल के साथ, और लास्ट में क्या प्रोडक्ट बना, बड़ा के स्मॉल के, ये बना। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि दोनों कंडीशन जो होना चाहिए वो फुलफिल नहीं हुई। यानी कि कप्पा पार्टिकल्स वाली जो कंडीशन थी डोमिनेंट जीन्स वाली हो गई, लेकिन कप्पा पार्टिकल्स की जो कंडीशन थी वो फॉलो नहीं हो पाई। तो इस सिचुएशन में लास्ट में जो पहले किलर था वो अभी भी किलर था, जो पहले सेंसिटिव था वो अभी भी सेंसिटिव था। बस डिफरेंस इतना सा था कि उनके जो अंदर वो जो जीनोटाइप वाली चीजें थी वो चेंज हो गई, लेकिन कप्पा पार्टिकल्स इसके अंदर नहीं पहुंच पाए। अब इसके अपोजिट एक और कंडीशन करवाई साइंटिस्ट ने। अगेन किलर वाला स्ट्रेन लिया, यानी के और ये वाला स्मॉल के वाला।
कॉन्जुगेशन करवा दिया इसका, लेकिन अब कॉन्जुगेशन मोर देन 3 मिनट्स था, 3 मिनट से ज्यादा किया। जब 3 मिनट से ज्यादा कॉन्जुगेशन होता है तो न्यूक्लियर एक्सचेंज तो होता ही है, बल्कि साइटोप्लाज्मिक एक्सचेंज भी हो जाता है। और साइटोप्लाज्मिक एक्सचेंज हो रहा है यानी कि साइटोप्लाज्म में क्या भरा हुआ होगा, उसमें होंगे कप्पा पार्टिकल्स, यानी कि आप कप्पा पार्टिकल्स भी एक्सचेंज करेंगे। इसलिए इसको कहते हैं न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, क्योंकि न्यूक्लियस भी जा रहा है, साइटोप्लाज्म भी जा रहा है। तो जो लास्ट प्रोडक्ट यहाँ पे बनते हैं यानी कि एक्स कॉन्जुगेंट्स जो यहाँ पर बनते हैं वो कैसे बनते हैं, एक तो उनके अंदर ये वाली चेंज तो आ गया, बड़ा के स्मॉल के आ गया, बड़ा के स्मॉल के आ गया, ये वाला न्यूक्लियर वाला सेम पिछली की तरह तो सेम हो गया। लेकिन अब की बार जो पहले वाले के अंदर, जैसे यहाँ पहले वाला जो था उसके अंदर क्या कप्पा पार्टिकल्स भरे थे और शुरू में इसके अंदर कोई कप्पा पार्टिकल नहीं था, पहले की कंडीशन ऐसी थी। लेकिन अब जो कंडीशन बनी तो इसमें भी कप्पा पार्टिकल भरे हुए थे और इसमें भी कप्पा पार्टिकल्स भरे हुए थे। अब इसके बेसिस पर दोनों कैसे हो गए, किलर बन गए। पहले एक किलर था, सेंसिटिव था, अब दोनों किलर है। और पिछले वाले केस में एक किलर था, एक सेंसिटिव था, बस जीनोटाइप वाला चेंज आया था। अब जीनोटाइप का भी चेंज आ गया, कप्पा पार्टिकल्स भी दोनों में आ गए। इसी वजह से कप्पा पार्टिकल्स और डोमिनेंट जीन दोनों अगर कैरेक्टर्स फुलफिल हो जाएगी तो कोई ऑर्गेनिज्म कैसा हो जाएगा, किलर स्ट्रेन का हो जाएगा। अब आती है बात शेल कॉइलिंग, जिसको कहते हैं प्री डिटर्मिनेशन। पहले से कुछ डिटरमाइंड होता है, शेल कॉइलिंग स्नेल्स में होती है, इसको प्री डिटर्मिनेशन कहते हैं। इसको डिस्कस करते हैं। लिमनेपेरिग्रा स्नेल का नाम है, उसके अंदर ये आप डिस्कस कर रहे हो। शेल कॉइलिंग इज डिसाइडेड बाय अ प्रोटीन। शेल कॉइलिंग कैसे करेगा, किस तरफ घूमेगा, ऐसे शेल कॉइल रहता है स्नेल का। तो कैसे कॉइल करेगा वो किस पे निर्भर होता है, प्रोटीन पर डिपेंडेंट होता है। तो और ये जो प्रोटीन होता है वो कहाँ पाया जाता है, साइटोप्लाज्म में। देखिए शुरू से प्लास्टिड की बात की, प्लास्टिड कहाँ पाया जा रहा था, साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म किसका लेते हैं, मदर का लेते हैं। उसके बाद वो भी जाइगोट में जो जाता है वो मदर का जाता है। उसके बाद आपने बात की पैरामीशियम में। पैरामीशियम में जो कप्पा पार्टिकल्स है वो कहाँ पे रखे हुए थे, वो भी साइटोप्लाज्म में रखे थे, यानी फिर साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस हुआ। स्नेल्स में बात करोगे, अगेन एक प्रोटीन होता है जो कि कॉइलिंग करवाता है, और वो प्रोटीन कहाँ पाया जाता है, साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। और साइटोप्लाज्म सिर्फ और सिर्फ किसका जाता है जाइगोट में, सिर्फ और सिर्फ फीमेल के गैमेट का जाता है। तो दो तरह के शेल्स रहते हैं स्नेल्स में, एक होता है डेक्स्ट्रल और दूसरा होता है सिनिस्ट्रल। डेक्स्ट्रल होता है राइट हैंड की तरफ कॉइल, राइट हैंड की तरफ अगर कॉइलिंग हो रही है तो डेक्स्ट्रल, इसको क्लॉकवाइज भी कहते हैं। एक होता है सिनिस्ट्रल, अगर लेफ्ट हैंड की तरफ कॉइलिंग हो रही है तो उसको सिनिस्ट्रल कहते हैं, ये एंटी क्लॉकवाइज होता है। फिर जो जीन रिस्पॉन्सिबल होता है वो यहाँ पर डोमिनेंट होता है, जिसको कैपिटल डी से भी रिप्रेजेंट करोगे तब भी डोमिनेंट होगा, और ऐसी कंडीशन में रिप्रेजेंट करोगे यानी एक स्मॉल आ गया लेकिन फिर भी एक डोमिनेंट साथ में, तो वो डोमिनेंट होगा। सिनिस्ट्रल को हमेशा रेसेसिव जीन से शो करते हैं, इसमें स्मॉल डी रहता है। आगे बात करते हैं, उन्होंने क्या करा, डेक्स्ट्रल फीमेल ली, डेक्स्ट्रल फीमेल यानी उसके पास डोमिनेंट वाला कैरेक्टर है, और सिनिस्ट्रल फीमेल ली, दोनों को भी टेस्ट करा। उन्होंने ये देखा कि अभी दोनों फीमेल्स है ना, डेक्स्ट्रल फीमेल में उन्होंने ये देखा कि इसके अंदर जो इसका एग होता है उसके बीच में जो कहना चाहिए उसके न्यूक्लियस वाला पोर्शन होता है, उसके पास कौन सा डी होता है, अगर कैपिटल डी वाला है, ये वाला केस आप ले रहे हो, या ये कैपिटल डी स्मॉल डी वाला भी इसमें आ ही जाएगा, और इधर सिर्फ आप स्मॉल डी वाला लोगे। तो उन्होंने ये देखा कि इसका जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर तो बैठा होता है एक डी, तो 2 डी की बात करें उसमें से एक डी कहाँ पर है, अंदर न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पर, और दूसरा डी जो रहता है वो बनाता है प्रोटीन। तो देखो ये प्रोटीन बना दिया, और वो प्रोटीन कहाँ भरा होता है, वो साइटोप्लाज्म में भरा होता है, तो साइटोप्लाज्म प्रोटीन नाम आ जाता है। सिनिस्ट्रल फीमेल में ये देखा गया कि इसका जो न्यूक्लियस होता है उसके पास तो एक छोटा डी बैठा होता है, और दूसरा डी तो कोई प्रोटीन बना नहीं सकता, ये प्रोटीन नहीं बना सकता, इसलिए इसका साइटोप्लाज्म कैसा होता है, एम्प्टी साइटोप्लाज्म। एम्प्टी इसका मतलब ये नहीं कि कुछ ऑर्गेनल ही नहीं होगा, एम्प्टी साइटोप्लाज्म में यानी कि उसके अंदर वो प्रोटीन नहीं होगा जो कि क्या करता है, कॉइलिंग करवाता है। समझ में आ रही बात, शेल की कॉइलिंग करवाता, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। और कैपिटल डी जो है यानी कि ये जो डोमिनेंट वाला है, ये कौन सी कॉइलिंग करवाता है, राइट हैंडेड कॉइलिंग करवाता है, और ये सिनिस्ट्रल वाला कौन सी कॉइलिंग करवाता है, लेफ्ट हैंडेड। अब क्रॉस को देखो, क्रॉस कैपिटल डी वाली फीमेल है, सॉरी कैपिटल डी वाला यहाँ पर मेल है, मुझे ये कहना चाहिए, और हाँ ये मेल है, और फीमेल कैसी है, स्मॉल डी वाली। इनका क्रॉस करवाया तो बीच में एक डी रहेगा, मेल की बात कर रहे हैं, एक डी रहेगा और बाहर प्रोटीन भरा हुआ है। इधर देखो, इसमें एक छोटा डी अंदर रख दिया, और दूसरे डी के काम क्या होता है, ये तो प्रोटीन बना ही नहीं सकता, ये प्रोटीन बना सकता है, ये प्रोटीन नहीं बना सकता। तो देखो खाली साइटोप्लाज्म है, जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ, लेकिन अब जाइगोट में होता क्या है, सिर्फ और सिर्फ मदर का साइटोप्लाज्म पहुंचता है, अंदर की चीजें तो कॉमन जाएगी साइटोप्लाज्म जाइगोट के अंदर। तो ये जाइगोट को दिखा रहे हैं, जाइगोट के अंदर बड़ा डी स्मॉल डी दोनों आ गए।
लेकिन जाइगोट में क्या प्रॉब्लम आ रही है कि मदर का जो साइटोप्लाज्म था वो तो खाली था, उसमें तो कोई प्रोटीन नहीं था, तो जाइगोट का साइटोप्लाज्म भी कैसा हो जाएगा, खाली हो जाएगा। सो नो प्रोटीन एज फीमेल साइटोप्लाज्म हैज नो प्रोटीन। तो इसका आंसर क्या होगा, अगर कोई पूछ ले कि ऐसे क्रॉस में कौन सी कॉइलिंग होगी, तो ऐसे क्रॉस में सिनिस्ट्रल कॉइलिंग होगी। सिनिस्ट्रल कॉइलिंग यानी जब प्रोटीन नहीं होगा तो लेफ्ट हैंडेड कॉइलिंग हो जाएगी। दूसरा केस देखो, उन्होंने ऐसे करके क्रॉस करवाया, ये वाला क्रॉस ऊपर वाला, ये वाले को ऊपर को थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं, तो उसको F1 जनरेशन में ऐसा दिखाया गया कि F1 जनरेशन में ऐसे ऐसे क्रॉस होगी तो ये बनेगा। F1 की सेल्फिंग करवा दी तो ये DT वाली सिनिस्ट्रल और ये वाला था, दोनों सिनिस्ट्रल फीमेल थी, ये सभी सिनिस्ट्रल ही बनेगी, ये सब सिनिस्ट्रल फीमेल थी। सिनिस्ट्रल फीमेल और दूसरा सिनिस्ट्रल मेल था, इन दोनों को क्रॉस करवाया, फीमेल को मेल के साथ क्रॉस करवाया, तो सारे इंडिविजुअल ऐसे थे, ऐसे ऐसे ऐसे, और वो सब कैसे थे, डेक्स्ट्रल थे, क्योंकि फीमेल जो थी वो कैसी थी, वो उसके बेसिस पे था। तो हो क्या रहा है, अगर डेक्स्ट्रल फीमेल है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, उसका डायग्राम कैसे बताओगे, ऐसे बताओगे। डेक्स्ट्रल फीमेल है मतलब, सॉरी उसको जीन से नहीं बता रही हूं मैं, ऐसे बता रही हूँ आपको। अगर कोई डेक्स्ट्रल फीमेल है, लेकिन वो डेक्स्ट्रल क्यों दिख रही है, भले ही उसका अंदर का जीनोटाइप ऐसा है, जीनोटाइप ये था लेकिन फिर भी डेक्स्ट्रल थी, ये क्वेश्चन है आपका। देखो उन्होंने क्रॉस ऐसे सिनिस्ट्रल फीमेल और सिनिस्ट्रल मेल को करवाया, क्योंकि ये सब सिनिस्ट्रल बने होंगे, ठीक है। अब जब ऐसे क्रॉस करवाया तो प्रॉब्लम ये निकली कि ये सब सिनिस्ट्रल थे, तो सारे नीचे डेक्स्ट्रल कैसे बन गए, ये क्वेश्चन था। तो उन्होंने ये कहा कि भले ही फीमेल का ऐसा उसका स्ट्रक्चर होगा या उसका जीनोटाइप ऐसा होगा और मेल का भले ही ऐसा होगा, लेकिन नो डोमिनेंट जीन फॉर प्रोटीन, फिर भी इस फीमेल के पास वो डोमिनेंट जीन नहीं है जो कि प्रोटीन बना ले। भले ही इसके अंदर भरा हुआ है, इसके अंदर वो प्रोटीन इसके साइटोप्लाज्म में आ गया ड्यू टू उसके पेरेंट्स, लेकिन इसके पास खुद के पास नहीं है। तो जब ये अपने ऑफस्प्रिंग्स के साथ ये सब चीजें पास करेगी, उसके पास जाएगी आगे फर्दर, तो वो प्रोटीन ये खुद उनके तक पहुंचा नहीं पाएगी। हालांकि उसके पास वो प्रोटीन खुद है, लेकिन उसका जीनोटाइप ऐसा है, उसके पास प्रोटीन भर गया क्योंकि वो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस की वजह से आया। लेकिन अगर दूसरे केस में बात करूं तो जीनोटाइप तो न्यूक्लियस की वजह से बना है, तो न्यूक्लियस की वजह से जीनोटाइप ऐसा रह गया, लेकिन साइटोप्लाज्मा की वजह से इसके पास वो चीजें भर के आ गई। तो यहाँ पर वो कंडीशन बन जाएगी कि फीमेल खुद तो प्रोटीन वाली थी, लेकिन आगे जो ऑफस्प्रिंग बन रहा है उसमें प्रोटीन नहीं पहुंचेगा क्योंकि उसकी मदर के पास वो प्रोटीन था। बस इस टाइप का केस है, बहुत ईजी है वैसे। लास्ट में प्लास्टिड कॉरेंस ने दिए थे, कप्पा पार्टिकल्स के बारे में सोनबॉर्न ने बताया था। एक एग्जांपल और रहता है मेल स्टेरिलिटी इन जी मेल्स, जिसके बारे में रोड्स ने बताया था। तो कुछ नहीं, अब इसको डिस्कस कर लेते हैं। यूनिपेरेंटल इनहेरिटेंस होता है ये, क्योंकि फीमेल का जा रहा है। सेल्फ रेप्लिकेटिंग हेरिडिटरी मटेरियल कंट्रोल बाय फैक्टर्स कॉल्ड प्लाज्मा जीन्स, प्लूरल प्लाज्मोन होता है। ये सब चीजें थोड़ी की अमीराबिलिस से पढ़ो आप। तो 4 o'clock प्लांट है, इसके अंदर 3 तरह की ब्रांचेस होती है, 3 ब्रांचेस, एक होती ग्रीन, एक होती कलरलेस और एक होती वेरीगेटेड। तीनों ही ब्रांचेस की बात करूं तो उनमें 3 तरह की सीड्स रहती है जो कि सारी सेम होती है, तीनों की सीड सेम होते हैं। लेकिन जब इनमें क्रॉस करवाया जाता है इनके सीड्स ऑफ डिफरेंट ब्रांचेस का, तो क्रॉस में क्या होता है, मेल फीमेल ऑफस्प्रिंग। ग्रीन कलरलेस के साथ क्रॉस हुई तो कलरलेस ऑफस्प्रिंग, कलरलेस ग्रीन के साथ क्रॉस हुई तो ग्रीन ऑफस्प्रिंग। ये जो रिजल्ट्स है वो इंडिकेट करते हैं कि जो फीमेल गैमेट्स होते हैं वो ही प्रोवाइड करते हैं प्लास्टिड्स को जाइगोट के पास, क्योंकि फीमेल गैमेट का साइटोप्लाज्म जाइगोट तक पहुंचता है और उसके साइटोप्लाज्म में थे प्लास्टिड्स। फ्रेश वाटर स्नेल, लिमनी पेरिग्रा का एग्जांपल। शेल कॉइलिंग का पढ़ते हैं इसमें, डेक्स्ट्रल कॉइलिंग, सिनिस्ट्रल कॉइलिंग, ये राइट साइड की होती है, क्लॉकवाइज होती है, लेफ्ट साइड की होती है, एंटी क्लॉकवाइज होती है। जो डायरेक्शन होती है शेल कॉइलिंग की, इसके ऑफस्प्रिंग में, वो कौन गवर्न करता है, प्लाज्मा जीन्स उसको गवर्न करते हैं ऑफ द मदर एज शोन इन द फिगर्स। अभी फिगर दिखा देती हूँ आपको, फिर उसके बाद कप्पा पार्टिकल्स को पढ़ लेंगे। तो पहले तो ये स्नेल का आ रहा है, स्नेल का एग्जाम्पल देखो, ये सिनिस्ट्रल है, ये डेक्स्ट्रल वाला फीमेल है, ये मेल है, और ये डेक्स्ट्रल वाली फीमेल है और ये सिनिस्ट्रल वाला मेल है। उसके बाद इनका इधर चल रहा है, इसका इधर चल रहा है, ये समझ में आई बात। अब यहाँ पर क्रॉस हो गया स्मॉल डी का कैपिटल डी के साथ, फर्टिलाइजेशन के बाद ये आंसर बना। तो आंसर क्या आया, सिनिस्ट्रल। ये थी F1 जनरेशन, तो सब सिनिस्ट्रल थे। उसके बाद उन्होंने सिनिस्ट्रल वाले ये जो डी थे, कैपिटल डी स्मॉल डी, उनकी सेल्फिंग करवा दी। सेल्फिंग करवाई यानी मेल फीमेल ये रही, मेल यहाँ पर है, और जब कैपिटल डी स्मॉल डी को ही क्रॉस करवाओगे तो किस तरह के ऑफस्प्रिंग बनेंगे, ऐसे ऑफस्प्रिंग बनेंगे। और सब कैसे थे, डेक्स्ट्रल थे, ऊपर सिनिस्ट्रल बना था, यहाँ डेक्स्ट्रल बन गया। उसके बाद जीनोटाइप के बेसिस में देखोगे तो ये सारों में ये जो थे वो 3 ये तीनों थे डेक्स्ट्रल और ये अकेला था सिनिस्ट्रल। उसके बाद इस केस में देखो, इस केस में क्या हो रहा है, कैपिटल डी स्मॉल डी थे अगेन, लेकिन यहाँ पर रेसिप्रोकल हो गया,
यहाँ पर कैसी थी, फीमेल थी, फीमेल को ऐसा बना दिया, यहाँ मेल को ऐसा बना दिया। अब उसको देखो आगे, तो ये क्रॉस फर्टिलाइजेशन का आंसर आया, डेक्स्ट्रल थे सब, डेक्स्ट्रल में इंटर क्रॉस करवा दिया, ये यानी कि ये देखो इंटर क्रॉस हुआ थी, कैपिटल डी स्मॉल डी थे, पॉसिबिलिटी ये वाली बन गई। उसके बाद सारे आंसर डेक्स्ट्रल में गए। उसके बाद यहाँ 3 जो थे वो डेक्स्ट्रल थे और एक जो था वो सिनिस्ट्रल था। लिम्नी शोइंग साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, लिम्निया। कप्पा पार्टिकल्स पैरामीशियम ऑरेलिया का एग्जांपल है। 2 स्ट्रेन्स होते हैं, किलर सेंसिटिव दोनों होता है। किलर स्ट्रेन जो होता है वो कैपेबल होता है किलिंग करने के लिए सेंसिटिव स्ट्रेन को, वो मार सकता है। किलर नाम से पता पड़ रहा है, मारेगा वो किसको मारेगा, वो सेंसिटिव को मारेगा। क्यों मारेगा, उसमें होता है पैरामाइसिन। पैरामीसिन लिखा है बुक में, आप ये नोट कर लेंगे। और पैरामीसिन कहाँ से सीक्रेट होता है, साइटोप्लाज्मिक पार्टिकल्स जिनको कप्पा पार्टिकल्स कहते हैं वो पैरामाइसिन को सीक्रेट करते हैं। ये जो कप्पा पार्टिकल्स होते हैं एक्चुअली सिम्बायंट बैक्टीरिया होते हैं, जो कि सीडोबैक्टर टीनियोस्पाइरलिस, और उनके जो मेंटेनेंस होता है इन पार्टिकल्स का उसमें देखने को मिलता है। ये सारे तो एक्स्ट्रा पॉइंट है, इतना जरूरी नहीं है। फिर उसके बाद इन स्पाइट ऑफ टॉक्सिक रिलेशनशिप कॉन्जुगेशन कैन टेक प्लेस बिटवीन किलर एंड सेंसिटिव सिंस पैरामीशियम आर रेजिस्टेंट टू किलिंग ड्यूरिंग मेटिंग। जब मेटिंग होती है तो जैसे अगर ऐसा भी होता है कभी कभी, एक चीज और मैं बता दूं, कभी किलर स्ट्रेन सेंसिटिव को मारना है तो उनके अगर बीच में अगर रिप्रोडक्शन यानी कॉन्जुगेशन स्टार्ट हो गया तो उस टाइम पे वो मार नहीं पाता है उसको, तो वो ये वाली प्रोसेस भी रहती, तो पता तो होना चाहिए। अब आगे बात करते हैं पेन किलर सेंसिटिव कप्पा पार्टिकल्स इसके पास, इसलिए किलर है, और एक तो इसके पास डोमिनेंट जीन है। आगे पढ़ते हैं। कप्पा पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं, कॉन्जुगेशन शॉर्ट ड्यूरेशन का अगर हुआ तो कप्पा पार्टिकल्स इधर थे, दूसरे के पास नहीं पहुंचे, यानी कि एक किलर ही रह गया, दूसरा सेंसिटिव ही रह गया। एक्स कॉन्जुगेंट्स के अंदर नो साइटोप्लाज्मिक एक्सचेंज हुआ क्योंकि 3 मिनट से शॉर्ट ड्यूरेशन थी, तो कोई साइटोप्लाज्मिक एक्सचेंज नहीं हुआ। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि इनमें यहाँ पर आप ऑटोगेमी करवाए, इनमें भी ऑटोगेमी करवाए, तो अब इसके पास तो कप्पा पार्टिकल्स थे और इधर ये किलर था, ये सेंसिटिव था, ये सेंसिटिव था, ये सेंसिटिव था। अगर बुक का नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, हमारी जो चीजें हमने पढ़ी वो बहुत ईजी थी। So thank you so much and don't forget to like, share and subscribe. Happy learning, Team Minds Mind Tutorials.